हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब सोशियल जीएस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, मैंने पॉलिटी जीएस में पॉलिटी सेगमेंट स्टार्ट करा है। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता जो भाग 2 में है, भाग 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा हुआ है। आप चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। भाग 2 में भारतीय नागरिकता है और ये संघ सूची का विषय है। आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया भारतीय संविधान में, और ये एकल नागरिकता है। जैसे कि यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ कि केंद्र की अलग नागरिकता होती है और राज्यों की अलग नागरिकता होती है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता को ना अपनाते हुए एकल नागरिकता को अपनाया गया। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान में प्रावधान है, हमारे देश में केवल एक ही नागरिकता होगी, ना कि राज्यों की अलग और केंद्र की अलग। तो हम आगे देखेंगे आर्टिकल 5 से 11 तक। तो हम देखेंगे आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 5 में भारतीय संविधान में कहा गया कि जो भी व्यक्ति संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी थे, वे भारत के नागरिक होंगे। इसका मतलब भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 1950 को अगर उस समय जो भी भारत का नागरिक, उस समय भारत का निवासी था, वो भारत का नागरिक होगा, अगर वो मिनिमम 5 वर्ष रहा हो। इसका मतलब क्या है? 1945 से अगर 50 तक रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। वही आर्टिकल 6 में जो नागरिक पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन भारतीयों को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारा भारत का विभाजन हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और वहां गए, फिर उनका अगर आने का इच्छा हुई कि हम फिर से भारत जाना चाहते हैं, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं भारतीय, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जैसे कि कुछ लोग यहाँ भी आ गए और उनकी इच्छा हुई कि यहाँ से हमको पाकिस्तान जाना है, तो उनके बारे में आर्टिकल 7 में कहा गया है कि भारत की क्षेत्र से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। मतलब जो भारत से पाकिस्तान गया वो अब भारत के नागरिक नहीं रहेगा। वहीं आर्टिकल 8 में कहा गया कि जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति भी आवेदन देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति भारतीय मूल का है, वो अगर आवेदन करेगा तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये था आर्टिकल 5, 6 और 7, 8। आगे हम देखेंगे 9, 10, 11। तो देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में बोला गया, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भारत का नागरिक है, वो विदेश जाके, जैसे यूएसए में जाके बसना चाहता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो वो अब फिर भारत का नागरिक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत का नागरिकता के लिए केवल उसको एक ही नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, वो चाहे भारत की हो चाहे विदेशी राज्यों की हो। तो आर्टिकल 9 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, वो स्वेच्छा से उसने ग्रहण कर लिया है, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 10 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्वगामी उपबंधों, मतलब जो भी मैंने बताया, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9, जो भी मैंने बताया है कि जो भी व्यक्ति पूर्वगामी उपबंधों, जो भी ऊपर उपबंध दिए गए आर्टिकल्स में, उसके तहत भारत के नागरिक बनते हैं, उनकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। मतलब क्या है? जो भी ऊपर मैंने आर्टिकल्स बताए हैं, अगर उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करता है तो आर्टिकल 10 के तहत उनकी नागरिकता बनी रहेगी। वहीं आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित विषय भारत की संसद तय करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारतीय नागरिकता के बारे में कुछ भी, उस संबंध से कुछ भी एक्ट बनाना है, उसके कोई अमेंडमेंट करना है, तो ये सारी शक्तियां संसद को दी गई हैं। इसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता 1955 एक्ट लाया गया, जिसके तहत बताया गया है कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त करी जा सकती है। उसी के अंतर्गत
5 तरीके बताए गए हैं कि हम भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल भारतीय नागरिकता एक्ट 1955 के तहत हम किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 11 में बताया गया था कि अगर भारतीय नागरिकता में कुछ भी प्रावधान करना है तो संसद का अधिकार है। तो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता एक्ट 1955 में कुछ प्रावधान किए गए, जिसके द्वारा कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 5 प्रकार बताए गए। उनमें से पहला है जन्म से। जन्म से के मतलब क्या हुआ कि अगर भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक शिशु जिसके माता पिता या दोनों में से कोई भी अगर भारत का नागरिक होता है तो वो शिशु भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ये जन्म के आधार से इसको बताया गया। दूसरा है रक्त संबंध से। रक्त संबंध से तात्पर्य वो कि अगर कोई भी पेरेंट्स है वो बाहर जाते हैं और उनका बच्चा वहीं जन्म लेता है तो वो बच्चा किस देश का माना जाएगा। उसके लिए उन्होंने बताया अगर कोई भी भारत के बाहर बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता या दोनों अगर भारत के नागरिक होंगे तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा है आवेदन के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह करता है, कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर भारत के नागरिक से विवाह करता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो करने वाला जो विवाह करता है वो कौन होना चाहिए, विदेशी हो या भारतीय मूल का हो। अगर उसको नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको कम से कम 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, तब वो आवेदन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब चौथा देखते हैं देशीकरण के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अन्य विदेशी, मतलब इन सबके इतर कोई अन्य विदेशी जो कम से कम 12 वर्ष निवास करता है, 12 अगर उसको कोई अन्य विदेशी नागरिक है, वो ना भारतीय मूल का है ना भारत के बाहर रहता है वो, तो वो अगर उसको नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको कैसे, तो उसके लिए कहा गया है कि अगर कोई अन्य विदेशी नागरिक जो कम से कम भारत में 12 वर्ष निवास करता है तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे कि अदनान सामी वो करीब उनको इन्हीं के तहत उनको भारतीय नागरिकता मिली थी। उनको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लास्ट 14 वर्ष के 12 वर्ष भारत में उनको रहना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। लास्ट 14 वर्ष के 12 वर्ष उनको भारत में निवास करना पड़ेगा और लास्ट 1 वर्ष कंपलसरी है कि वो भारत में रह ही रहा हो। तो देशीकरण द्वारा हो गया। अब 5वां आता है विलय या अधिमिलन के द्वारा। जैसे कि कोई भारत सरकार है, किसी भी जैसे बांग्लादेश का कोई भूभाग अपने भारत के क्षेत्र में मिलाता है, जैसे कि नेपाल का कोई क्षेत्र हमारे क्षेत्र में विलय होता है, तो क्या वो वहाँ के नागरिक क्या भारत के नागरिक होंगे? तो इसके में प्रावधान किया गया है कि अगर भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में विलय करती है तो स्वतः ही वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, क्योंकि वो क्षेत्र भारत का हो गया। तो इसके तहत वो वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक माने जाएंगे, उनको स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब आगे हम देखेंगे कि भारतीय नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। उसको 3 प्रकार बताए गए हैं, तो हम बताते हैं भारतीय नागरिकता का कैसे छीना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय नागरिकता की हानि, मतलब भारतीय नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करके 3 प्रकार बताया गया है कि हम 3 प्रकारों से किसी भी नागरिक के भारतीय नागरिकता छीन सकते हैं। पहला क्या है कि परित्याग करके। जैसे कोई व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता स्वेच्छा से, मतलब किसी के विरोध के बगैर वो अगर भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर वो परित्याग कर दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है समाप्त के द्वारा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई भारतीय नागरिक है विदेश जाके, मतलब अगर यूएसए जाके वो यूएसए की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसका स्वतः ही ये भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारतीय संविधान में एक नागरिकता रखने का प्रावधान है, वो किसी एक ही देश की नागरिकता रख सकता है। तीसरा है वचन के द्वारा।
इसमें क्या किया गया है कि ये भारत सरकार विभिन्न आधारों पर नागरिकता छीन सकती है। इसके 3-4 कारण हैं कि किन आधारों पर केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। पहला तो ये है कि जैसे कि देशीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करते थे, भारतीय मूल के हो या विदेशी नागरिक हो, तो अगर वो फर्जी तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उनकी भारतीय नागरिकता छीन सकती है सरकार। दूसरा ये है कि कोई नागरिक, भारतीय नागरिक संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है, वो संविधान के प्रति अनादर करने पर भी उसकी भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है केंद्र सरकार द्वारा। तीसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय व्यक्ति है, बिना उस सूचना के वो 7 वर्ष से बाहर रह रहा है, तो उसकी भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। चौथा आगे पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति शत्रु राष्ट्र से कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में शत्रु राष्ट्र को बताता है, तो वो राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है, तो वो उस विहार पे केंद्र सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो ये रहा हमारा टॉपिक, भारतीय नागरिकता की हानि कैसे है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अप्रवासी भारतीय क्या होते हैं, जिनको हम लोग NRI कहते हैं। NRI वे भारतीय नागरिक होते हैं जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रवासी भारतीय वो होते हैं जैसे कि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी क्षेत्र गया, ब्रिटेन गया, USA गया, ऑस्ट्रेलिया गया, वो कुछ काम के सिलसिले में गया या किसी और कारण से गया और वो वहाँ पे रहकर भारत आता है। जैसे उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, भारत का नागरिक होता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो वो अप्रवासी भारतीय कहलाता है, NRI। अब देख लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। जो भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं वो सभी फायदे NRI को ही प्राप्त होते हैं। जो भारतीय नागरिक को लाभ प्राप्त होते हैं वो सभी लाभ NRI को भी प्राप्त होते हैं। इनको भारत आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब अगर ये भारत आना चाहते हैं तो इनको वीजे की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा ये है कि वो एक भारतीय नागरिक होगा, अगर उसको क्या माना जाएगा, वो भारत का नागरिक ही माना जाएगा और वो सभी गतिविधियां कर सकता है जो एक भारतीय नागरिक कर सकता है, उसको सभी गतिविधियों करने का स्वतंत्रता है। तो हम लोग समझ गए NRI क्या होता है। NRI वो होते हैं जो भारतीय नागरिक कुछ समय के लिए भारत क्षेत्र से बाहर जाते हैं, जिनके पास भारतीय नागरिकता होती है, भारतीय पासपोर्ट होता है, वो अप्रवासी भारतीय कहलाते हैं। तो हम नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मूल के व्यक्ति किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं, जिनको हम PIO बोलते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति वह व्यक्ति, एक व्यक्ति जो या जिसका कोई पूर्वज, मतलब वह व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक हो और वो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर रहा हो। मतलब कि जैसे कि मैं हूँ और मैं कहीं USA की मैंने नागरिकता ले रखी है, शायद मेरे माँ बाप भारत के नागरिकता रखते रहे हो, लेकिन वर्तमान में मेरी नागरिकता USA की है, तो मैं PIO कहलाऊंगी, क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति मतलब मेरे पेरेंट्स भारत की नागरिकता उनके पास थी। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे जो जिसका उनका कोई पूर्वज भारत की नागरिकता रखता रहा हो तथा जो वर्तमान में किसी और देश के नागरिक है। अगर हम इनके लाभ की बात करें तो इनका लाभ कोई विशेष लाभ नहीं है तथा इनको भारत आने के लिए वीजे की जरूरत पड़ती है तथा ये अगर इनको 180 दिन से अधिक भारत में ठहरना है तो वो स्थानीय प्राधिकारी को उनको सूचित करना पड़ेगा। अगर हम इनकी भारत में आके अगर इनकी गतिविधियों की बात करें तो उनको वही गतिविधियां करनी पड़ेंगी जो उनके वीजा के में मेंशन होगा, जिस वीजा के अकॉर्डिंग वो भारत आए होंगे उनको सिर्फ वही गतिविधियां करने के लिए अलाउड किया जाएगा। अगर बात करें तो जैसे
भारतीय पीआईओ को अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको पंजीकरण द्वारा उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है तथा उसको 7 वर्ष तक भारत में निवास करना पड़ेगा। और वैसे इसको कोई विशेष लाभ नहीं है। तो ये पूरा था हमारा पीआईओ के बारे में। आगे देखेंगे भारत की समुद्र परी नागरिकता, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। ओसीआई क्या है, कैसे प्रावधान किया गया? 2003 में भारतीय नागरिकता एक्ट में संशोधन किया गया और कहा गया 16 देशों की ओसीआई 16 देशों के लिए ओसीआई का प्रावधान किया गया तथा उसमें आगे और अमेंडमेंट किया गया। 2005 में क्या किया गया, सभी देशों के पीआईओ, पीआईओ मतलब होता है भारतीय मूल को सुविधा दी गई, लेकिन 2 देशों को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 2005 से सभी देशों के भारतीय मूल को ओसीआई का सुविधा दिया गया। अब देखते हैं ओसीआई के लाभ क्या है। ओसीआई के लाभ क्या होते हैं कि जैसे उन्हें भारत आना होगा तो उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है ये कि अगर वो भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं, मतलब रिजर्व कर दी जाती हैं। तीसरा ये होगा कि जैसे भारत में उनको अगर पूंजी निवेश करना है तो उनको अन्य विदेशी नागरिक के तुलना में उनको थोड़ा लचीलापन प्रोवाइड कराया जाता है, उनको थोड़ा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो क्या होता है, तो ये हो गया ओसीआई के लाभ। ओसीआई क्या नहीं कर सकता? ओसीआई भारत में वोट नहीं डाल सकता, वो किसी संवैधानिक पद नहीं धारण कर सकता है, ओसीआई चुनाव नहीं लड़ सकता है और बाकी ओसीआई को ये फायदे मिलते हैं। तो ये पूरा था हमारा भाग 2 भारतीय नागरिकता। ये पूरा भारतीय नागरिकता में बारे में बताया गया। तो हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, भाग 1 भाग 2। आगे के लेक्चर में भाग 3 पढ़ाएंगे जो मूल अधिकार से संबंधित है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक दिया गया है भारतीय संविधान में। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।